हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यूट्रिशन की लास्ट 2 स्टेप करेंगे। आपको पता ही है न्यूट्रिशन के अंदर हमने टोटल 5 स्टेप पढ़ी है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहले कल हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट कि न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में अक्रॉस विलाई एंड माइक्रोविलाई। होप सो आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे एसिमिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेशन? एसिमिलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कि जो फूड, जो न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होके गए हैं अक्रॉस म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, तो वो कहाँ यूटिलाइज होते हैं या उनका क्या क्या रोल होता है। तो आपको पता ही है, जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम से नीडेड ऑर्गन के पास गए हैं, या तो वो डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस कराएंगे या अदर रोल प्ले करेंगे, या कुछ एक्सेस फॉर्म में है तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी एसिमिलेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, हमारी बॉडी में क्या एब्जॉर्ब हुआ था? कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लूकोज हुआ था, प्रोटीन की बात करें तो अमीनो एसिड हुआ था, और फैट की बात करें तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हुआ था। जब वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है तो अल्टीमेट टिश्यू में जाके वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट में। तो फर्दर उसकी किस किस फॉर्म में कन्वर्जन होती है, या वो हमारे टिश्यू से लिवर सेल, मसल सेल, ब्रेन टिश्यू उसको किस फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। तो वन बाय वन हम तीनों बायोमोलिक्यूल की एसिमिलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कम ओवर फैट एसिमिलेशन। फैट सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक्सेस फैट यदि हम डाइट में लेते हैं तो वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं? दे स्टोर इन सबक्यूटेनियस लेयर, हमारे स्किन के नीचे एज ए एडिपोज लेयर स्टोर हो जाते हैं। एंड दिस सबक्यूटेनियस लेयर बिहेव एज ए हम कह सकते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ हेयर इंसुलेटिंग मटेरियल? इट केप्ट द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में किसका मेजर रोल होता है? फैट का। तो जो हम होम्योआयोथम्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और उस कॉन्स्टेंसी में सबसे मेजर रोल किस न्यूट्रिएंट का आता है? फैट का। नेक्स्ट है पैकेजिंग मटेरियल। व्हाट डू मीन बाय पैकेजिंग मटेरियल? आपने सुना ही है कि हमारे जो बॉडी के विसरल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सबकी अपनी डेफिनेट लोकेशन है। तो जो एडिपोज टिश्यूज हैं वो सभी ऑर्गन को डेफिनेट क्या देते हैं? पोजीशन देते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेव एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो पैकेजिंग मटेरियल बिटवीन वाइटल ऑर्गन्स एंड बिहेव एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक का मतलब किसी भी तरह की मैकेनिकल, फिजिकल इंजरी से बॉडी को प्रोटेक्शन देना, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना। अब आती है बात कि यदि डाइट में हम एक्सेस फैट ले रहे हैं तो क्या बहुत ज़्यादा क्या फैट डिपॉजिट ही होते जाएंगे, या उनकी कन्वर्जन भी होती है? सपोज सिर्फ डाइट में फैट ही आ रहा है, या हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन होता जाए, हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पा रहे, तो उस केस में हमारा एक्सेस फैट, जो फैट स्टोर था बॉडी में, दैट फैट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। बट दिस कंडीशन अकर only during extreme starvation. This occur only during extreme starvation. What do you mean by extreme starvation? कि जब हम लंबे टाइम तक कुछ भी खाना नहीं खाते तो उस केस में हमारा एक्सेस फैट बॉडी का किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट में। क्योंकि मेजर हमारी बॉडी को एटीपी कौन देता है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू? ग्लूकोज। तो उस केस में फैट, जो ग्लूकोज है वो किससे मिलके किससे जनरेट हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट से जनरेट हो रहा है या फैट से जनरेट हो रहा है? तो किसी अदर मॉलिक्यूल से जनरेट हो रहा है ग्लूकोज, एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो दिस प्रोसेस ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब कोई न्यू फॉर्म से, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, जहाँ पे ग्लूकोज जनरेट हुई हो किसी अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, क्योंकि हेयर फैट इज नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, वहां से ग्लूकोज जनरेट हो रही है। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज सेड टू बी ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड दिस इज ऑपरेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। यदि मैं थोड़ा सा एडवांस ले जाऊं तो ये प्रोसेस ऑपरेटेड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो मैं आपको इस यूनिट के लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट कम ओवर प्रोटीन। प्रोटीन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? यदि हम प्रोटीन ना लें तो क्या होगा? तो आपको जितने भी आप अब तक पढ़ चुके हैं, एंजाइम्स पढ़ चुके हैं, मोस्ट ऑफ हार्मोन्स पढ़ चुके हैं, एंटीबॉडीज पढ़ चुके हैं, रिसेप्टर्स पढ़ चुके हैं, या हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन की बात करें तो सभी चीज़ें किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन। तो प्रोटीन बिहेव एज अ बिल्डिंग
ब्लॉक ऑफ द बॉडी। तो एक्सेस जो हमारा अमीनो एसिड्स है वो कुछ तो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो कैसी कैसी प्रोसेस होती है उसके बारे में देखते हैं। एक्सेस अमीनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड देन टू फैट। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम डाइट में सिर्फ प्रोटीन ही लेंगे तो हम लीन एंड थीन होते जाएंगे। वो अपनी डाइट में पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट को बंद कर देते हैं, फैट को बंद कर देते हैं। लेकिन थोड़ी सी फिजियोलॉजी आप ध्यान से समझिएगा कि यदि हम एक लिमिट से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में इवन देन कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, कि मतलब आप फैट बिल्कुल भी नहीं ले रहे डाइट में, बट लार्ज अमाउंट में, हाई लेवल में आप प्रोटीन ले रहे हो अपनी डाइट में डेली इंटेक में, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में। नेक्स्ट कम ओवर फंक्शन। तो प्रोटीन प्ले ए वेरी मेजर रोल लाइक ग्रोथ एंड रिपेयर, एंजाइम प्रोडक्शन, इम्यूनिटी। सभी इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज ऑल आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम भी कौन करती है, प्रोटीन। तो यदि कोई अपनी डाइट में प्रोटीन कम लेगा तो उसकी इम्यूनिटी भी क्या होगी, वीक होगी। स्पेशली अभी कोरोना इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, तो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो बाय टेकिंग मोर एंड मोर इनटेक ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट from vegetarian source as well as from non-vegetarian source। तो हार्मोन प्रोडक्शन। नेक्स्ट कम ओवर कि अमीनो एसिड्स अब यूज तो हो गए, लेकिन अमीनो एसिड हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। आपने देखा कि एक्स्ट्रा अमीनो एसिड हमारी बॉडी में या तो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे या बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब एक लिमिट से ज़्यादा आपने प्रोटीन लिया तो वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या हो सकता है, डैमेजिंग हो सकता है। मतलब कम लिया उससे भी ज़्यादा डैमेजिंग, ज़्यादा लिया और भी ज़्यादा डैमेजिंग। तो प्रोटीन के बेटर में यदि मैं बताऊं तो बिल्कुल एक एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन हमें डाइट में लेनी चाहिए, अमाउंट डाइट में लेना चाहिए। पर केजी 1 ग्राम वेट हम रिकमेंड करते हैं। जैसे सपोज किसी का बॉडी वेट 60 केजी है तो पर डे उसको 60 ग्राम प्रोटीन रिकमेंड किया जाता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसको आरडीए बोला जाता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, कि कितना कितना किसको डाइट में प्रोटीन दिया जाए। लेकिन जो अभी न्यू आरडीए आया है वो कहता है कि 0.8 ग्राम पर केजी वेट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि बहुत तेजी से अपने इंडिया में किडनी फेलियर पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रोटीन को डाइट में कम कर दिया। पहले 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, पहले कितना रिकमेंड किया जाता था बेटा, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट, इतना रिकमेंड किया जाता था आरडीए। लेकिन अब जो न्यू आई है वो रिकमेंडेड कितनी है, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये क्यों कहा गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हमारी बॉडी में जो एक्सेस अमीनो एसिड्स है दिस अंडरगो डीएमिनेशन। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल। एमिनेशन, अमोनिया का रिमूव होना, निकलना, दैट प्रोसेस इज डीएमिनेशन। जैसे आपने सुना है डी कार्बोक्सिलेशन। व्हाट डू मीन बाय डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2। क्लियर। डीहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सब, एडिशन, सब एडिशन रिएक्शन, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस पढ़ी हैं आपने, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है। तो अमीनो एसिड अंडरगो डीएमिनेशन, यहाँ से अमोनिया क्या दिख रहा है बेटा, बाहर निकल रहा है, एंड दिस अमीनो एसिड फाइनली कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। अब बात आती है कि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है, तो क्या हमारा ब्लड इसको स्टोर करना अफोर्ड कर पाएगा। तो हेयर liver which is said to be chief deaminating center, ध्यान से सुने, अमोनिया को निकालता है अमीनो एसिड से और किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। ये काम कौन करता है बेटा, यहाँ पे लिवर। लेकिन अभी अभी बताया मैंने कि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, और यदि ब्लड में बहुत कुछ टाइम तक भी रह जाए तो पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ। तो दिस टॉक्सिक सब्सटेंस अमोनिया फाइनली ट्रांसफॉर्म इनटू यूरिया एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो ऑपरेटेड इन लिवर। तो अब ध्यान से देखें क्या चलता है लिवर में। तो लिवर के अंदर एक स्पेशल साइकिल चलती है विच इज सेड टू बी ऑर्निथिन साइकिल, और कॉमन लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं यूरिया साइकिल। हेयर दिस अमोनिया वाया सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस ट्रांसफॉर्म इनटू यूरिया, इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू यूरिया। तो आप क्या देख रहे हो कि अमोनिया अल्टीमेट किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया, और यूरिया को हमारा कौन सा ऑर्गन एक्सक्रीट कराता है, किडनी। 10th में आप पढ़ के आए एक्सक्रीटरी सिस्टम। 25 ग्राम यूरिया पर डे एलिमिनेट करती है अपनी किडनी। ये तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पर डे एलिमिनेशन अक्रॉस
यूरिनरी सिस्टम और अक्रॉस किडनी। ब्लड से छानने का काम कौन करती है? अपनी किडनी करती है। तो आप ध्यान से देखिए कि एक्सेस अमीनो एसिड हमारी बॉडी में किस में कन्वर्ट हो गई? यूरिया में। यूरिया थोड़ा सा लेस टॉक्सिक फॉर्म है, थोड़ी देर ब्लड में रहे तो कोई ज़्यादा लीथल नहीं होता, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा हाई लेवल बढ़ता जाए, किसी का किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो यूरिया का लेवल क्या होता जाएगा? ब्लड में बढ़ता जाएगा, एंड दैट डिजीज इज सेड टू बी यूरीमिया। यूरीमिया का मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रोटीन हमारी डाइट के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, न्यूट्रिएंट है। लेकिन बिसाइड ऑफ इट कि यदि प्रोटीन हम डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो इट मे कन्वर्टेड इनटू फैट, इट मे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, बट जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अमोनिया, एंड दैट अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक व्हिच फाइनली कन्वर्ट इनटू यूरिया। पर डे आपकी किडनी सिर्फ कितना यूरिया निकाल रही है? 25 ग्राम। तो आपने डाइट में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा लिया, आपकी किडनी ने सपोज आपके लीवर ने 50 ग्राम यूरिया बनाया, लेकिन किडनी सिर्फ कितना निकाल पा रही है? 25 ग्राम। तो इवन जो एथलीट्स होते हैं, जो बहुत हाई इंटेक करते हैं प्रोटीन का, कई बार उनको डायलिसिस की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। जरूरी नहीं है उनकी किडनी खराब नहीं है, फिर भी डायलिसिस क्यों सजेस्ट किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी क्यों सजेस्ट की जाती है? क्योंकि उनके लेवल में यूरिया का लेवल क्या हो जाता है? ब्लड में हाई हो जाता है। नेक्स्ट कम ओवर कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सुनते ही आपके दिमाग में आता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मेन काम क्या है कि इट प्रोवाइड एनर्जी, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट एनर्जी प्रोडक्शन में किसकी होती है? ग्लूकोज की। तो अब बात आती है कि ग्लूकोज इज द मेजर सोर्स ऑफ एटीपी। यदि हम कहें कि हमारे ब्रेन सेल को यदि 5 मिनट भी ग्लूकोज मिलना बंद हो जाए तो ब्रेन कोमा स्टेट में, अनकॉन्शियस स्टेट में जा सकता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ग्लूकोज इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ द सेल। सेल के जिंदा रहने के लिए, सेल की फंक्शनिंग के लिए, सेल के अंदर एटीपी जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट कौन सा है? ग्लूकोज। तो excess monosaccharide, excess glucose here in our body transform into glycogen which is said to be here animal starch। जैसे प्लांट अपनी बॉडी में किस चीज को स्टोर करते हैं बेटा? स्टार्च को। उसी तरह से ह्यूमन, एनिमल अपनी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन। और ये कहाँ पे स्टोर करते हैं? इन लिवर एंड इन मसल। तो किस फिनोमिना के थ्रू कन्वर्ट करते हैं? तो थोड़ी सी फिजियोलॉजी बताऊं कि यदि एक्सेस ग्लूकोज है, एन मॉलिक्यूल है, दिस इज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन? आप 10th में पढ़ के आए हैं, इंसुलिन, एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी ग्लाइकोजिनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजन, जिनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। और जब नीड है तो यही रिवर्स होता है। एक्सेस ग्लाइकोजन कहाँ कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज में। सपोज हमने बाहर से ग्लूकोज नहीं लिया तो उस केस में हमारा लीवर वापस से ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में, ताकि बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया, लो ग्लूकोज लेवल ना हो। एंड दिस अकर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। एंड दिस प्रोसेस इज सेड टू बी, क्या हो रही है? कौन सा मॉलिक्यूल टूट रहा है यहाँ पे? ग्लाइकोजन। तो दैट प्रोसेस इज सेड टू बी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। इसका मतलब हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम कौन सा हार्मोन करती है? इंसुलिन। तो ये ब्लड ग्लूकोज को डाउन कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। एंड एक्सेस ग्लाइकोजन को फिर से बॉडी में नीड है तो किस में कन्वर्ट करिए? ग्लूकोज में। वो कौन सा हार्मोन कर रहा है? ग्लूकागॉन, एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और डायरेक्ट इसका काम है ही, आपको पता ही है, एटीपी प्रोडक्शन। तो ये थी अपनी एसिमुलेशन कि हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट को यूज भी कर लेती है और एक्सेस न्यूट्रिएंट को क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। नेक्स्ट कम ओवर लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज इजिशन। कि अब एब्जॉर्प्शन भी हो चुकी, एसिमुलेशन भी हो चुकी, तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको क्या करना है? हमें रिमूव कराना है क्रॉस एनस। तो कैसी कैसी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, कौन से स्पिंक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो कम ओवर लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज इजिशन। दो टर्म आते हैं आपके सामने, इजिशन एंड एक्सक्रीशन। बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट का बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। और बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट का बाहर निकलना क्या कहलाता है? इजिशन। तो इजिशन में हमारा कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक्सक्रीशन में कौन सा इन्वॉल्व है? अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज रीनल सिस्टम और किडनी। तो इजिशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ फीकस विच इज सेड टू बी डेफिकेशन। जनरलाइज टर्म में हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं
फीकल मैटर बाहर निकल रहा है एनस के क्रॉस, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी का मतलब रिमूवल, फीकस का मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट। फीकस के अंदर कंपोजिशन की बात करें तो 3/4 अमाउंट क्या होती है? वाटर, एंड 1/4 क्या होता है? सॉलिड मैटर। हेयर सॉलिड मैटर इज अनडाइजेस्टेड वेस्ट। दिस इज हेयर इज अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड है यहाँ पे। अब आते हैं कि जो फीकस का ब्राउन कलर है क्यों होता है, ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फीकस का कलरेशन चेंज होता है वो भी एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम स्टूल टेस्टिंग कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी को फीवर है तो हम उसका ब्लड टेस्टिंग करते हैं विच इज सेड टू बी हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसी के अलावा यदि बहुत लंबे टाइम से किसी को कोलॉन में कोई प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसका स्टूल का कलर चेंज होता है, फीकस का कलर चेंज होता है। तो कलर के बेस पे भी कई बार हम डिटेक्ट करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि उसको कौन सी प्रॉब्लम रही होगी। फॉर एग्जाम्पल इन टाइफाइड, आपने सुना ही होगा टाइफाइड के बारे में, विच इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, जो मेनली कौन से ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, दैट इज गट को और एलिमेंट्री, या हम कहें तो इंटेस्टाइन को। तो जो ब्राउन कलरेशन है फीकस का, इट इज ऑफ ड्यू टू पिगमेंट्स स्टर्कोबिलिनोजन एंड स्टर्कोबिलिन। अब आते हैं ये कहाँ से निकले ये स्टर्कोबिलिनोजन एंड स्टर्कोबिलिन? तो मैंने आपको बाइल पिगमेंट्स कराए थे, याद आ रहे होंगे आपको, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बाइल जूस जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो स्टर्कोबिलिनोजन एंड स्टर्कोबिलिन इज द डेरिवेटिव ऑफ बिलीरुबिन। दीज आर डेरिवेटिव ऑफ बिलीरुबिन। तो मैंने एक चीज बताई थी उस टाइम पे जब मैंने आपको लिवर कराया था कि जॉन्डिस के अंदर, ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का अमाउंट क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसका मतलब ब्लड से अपने फीकस के थ्रू बिलीरुबिन बाहर नहीं निकल रहा, कहाँ लेवल बढ़ता जा रहा है? ब्लड में। तो उस केस में स्टूल का कलर कैसा होता जाता है? फेंट येलो, पहले फेंट येलो, लाइट येलो एंड देन व्हाइटिश अपीयरेंस की तरफ जाता है। इसका मतलब बॉडी से बिलीरुबिन बाहर निकल ही नहीं पा रहे, डेरिवेटिव्स बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो उसका लेवल कहाँ बढ़ता जा रहा है? ब्लड में, स्किन में, जिसकी वजह से स्किन आईबॉल कलर कैसा होता जाता है? येलो, जिसको हम जॉन्डिस और पीलिया बोलते हैं। तो हेयर द कलर ऑफ ब्राउन फीकस इज ड्यू टू दीज पिगमेंट विच आर डेरिवेटिव ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन पढ़ा था आपने बाइल जूस पिगमेंट में। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ इजिशन कि इनडाइजेस्टिबल मैटर काइम। आपने पढ़ा था कि फाइनल डाइजेशन कहाँ होती है? डुडेनम में, और जेजनम इलियम में मैक्सिमम क्या होती है बेटा? एब्जॉर्प्शन होती है। तो हेयर इनडाइजेस्टिबल मैटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी तक कहाँ पे है ये काइम? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेरिस्टालिसिस से धीरे धीरे पुश करके कहाँ जाता जा रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की सीकम, कोलॉन एंड देन रेक्टम। 3 पार्ट पढ़े हैं आपने लार्ज इंटेस्टाइन के, सीकम, कोलॉन, रेक्टम। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द काइम विच ऑपरेटेड इन कोलोन रीजन। कोलोन रीजन कहाँ पे होती है ये प्रोसेस? कोलोन रीजन में। मीनवाइल, इसी दौरान, अब ये एक साथ तो काइम प्रोपेल नहीं हुए, धीरे धीरे प्रोपेल हो रहे हैं। तो इसी के दौरान यदि हम थोड़ा सा और बात करें इन सीकम रीजन, हमने लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पढ़े थे, सीकम, कोलॉन, रेक्टम। इन सीकम रीजन देयर आर सम सिम्बायोटिक इकोलाई। सिम्बायोटिक इकोलाई, सिम का मतलब एक साथ, बायोटिक का मतलब लिविंग टुगेदर, जहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म, 2 स्पीसीज एक साथ रहती हैं और दोनों एक दूसरे के लिए क्या होती हैं? बेनिफिशियल। तो जो सिम्बायोटिक इकोलाई हमारी सीकम में रहते हैं, ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं और अल्टीमेटली हमें क्या देते हैं? तो दीज सिम्बायोटिक इकोलाई फेड ओवर अनडाइजेस्टेड फूड and synthesize vitamin K, B12 etc. जो फर्दर B12 की एब्जॉर्प्शन कौन कराता है? कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर। और विटामिन के की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? कोलॉन में। तो यहाँ पे आपने देखा कि इकोलाई ने फेड किया अनडाइजेस्टेड वेस्ट पे और हमें अल्टीमेट क्या दे दिए? विटामिन। तो ये हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं। तो यदि ये हमारी बॉडी से कम होते जाएंगे या किल होते जाएंगे ड्यू टू हाई एंटीबायोटिक डोज, तो हमारी बॉडी में विटामिन की क्या हो सकती है? डेफिशिएंसी।
तो नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस फ्रॉम कोलोन रीजन। तो अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो कैसा होता जा रहा है, सॉलिडिफाई होता जा रहा है, क्योंकि उसमें से वाटर कहाँ जाता जा रहा है, ब्लड में। तो नाउ काइम कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड फिकस, हेयर दिस काइम ट्रांसफॉर्म इनटू फिकस। अब धीरे धीरे जितना लंबा टाइम ये कोलोन में स्पेंड करेगा उतनी ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, और फिकस कैसा होता जाएगा, बहुत ही सॉलिड होता जाएगा, एंड दैट लीड टू कॉन्स्टिपेशन। तो रेगुलर बॉवल मूवमेंट मतलब रेगुलर डेफिकेशन आर नीडेड, क्योंकि यदि वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा कोलोन में तो उतना ही उसकी क्या होती जाएगी, सॉलिडिफिकेशन होती जाएगी। नाउ फिकस एंटर इनटू रेक्टम, कहाँ पे एंटर कर चुका है, रेक्टम में। फीकल पैलेट एंटर्ड इनटू रेक्टम एंड जनरेट a reflex said to be defecation reflex। ये चीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि जैसे जैसे अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहाँ पहुंचा, ये हमारे पहुंचा रेक्टम में। तो रेक्टम की मसल्स क्या होती जाएंगी, जैसे जैसे फीकल पैलेट मूव करते जा रहे हैं रेक्टम में। रेक्टम इज द स्टोरेज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वेयर फीकल मैटर आर स्टोर्ड। तो जैसे जैसे वहाँ फीकल मैटर पहुंच रहा है वैसे वैसे वो क्या जनरेट कर रहा है, रिफ्लेक्स जनरेट कर रहा है। एंड दिस रिफ्लेक्स इंड्यूस, या हम कह सकते हैं हियर डेफिकेशन रिफ्लेक्स इंड्यूस पेरिस्टालिसिस इन लास्ट पार्ट या पोर्शन ऑफ रेक्टम टू प्रोपेल फीकस इनटू एनल चैम्बर। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि यदि ये रिफ्लेक्स जनरेट नहीं होगा तो देयर इज नो टर्मिनल पेरिस्टालिसिस, और यदि टर्मिनल पेरिस्टालिसिस नहीं होगा तो फीकस एनल चैम्बर में नहीं पहुंचेगा। तो दिस डेफिकेशन रिफ्लेक्स विच जनरेटेड इन रेक्टम। अब ध्यान रहे कि डेफिकेशन में पार्टिसिपेशन किसकी होती है, एनस की। कुछ बुक में इसको गलत लिखा हुआ है बेटा कि दिस रिफ्लेक्स जनरेटेड इन एनस एनल चैम्बर, बट दिस रिफ्लेक्स जनरेटेड इन रेक्टम। ये ध्यान रहे तो इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। दिस रिफ्लेक्स जनरेटेड इन रेक्टम विच propel the undigested food, या now it is said to be feces, कहाँ पहुँच चुकी है, एनस में। और एनस में जैसे ही पहुँचती है ये, तो ये जितना ज़्यादा रिफ्लेक्स जनरेट होगा दिस लीड टू ओपनिंग ऑफ एनल स्फिंक्टर। किसको लीड कराएगा ये, ओपनिंग लीड कराएगा किसकी, एनल स्फिंक्टर की। हमने दो एनल स्फिंक्टर पढ़े थे। फर्स्ट वन इज इनवॉलेंट्री relaxation of internal anal sphincter and voluntary relaxation of external anal sphincter। तो अल्टीमेट दोनों स्फिंक्टर क्या हो चुके हैं, ओपन, एंड डेफिकेशन टेक प्लेस, दैट इज एक्सपल्शन ऑफ फीकस आउटसाइड। तो इतनी आसान सुनने वाली प्रोसेस इजिशन, उसमें भी मेजर इवेंट आपने पढ़ी ली है कि सबसे पहला पेरिस्टालिसिस जनरेट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की कोलोन में, along with meanwhile उसी दौरान सीकम में कुछ बैक्टीरिया क्या जनरेट करते हैं, विटामिन, एंड देन दिस अनडाइजेस्टेड काइम प्रोपेल टू द रेक्टम। अब जैसे जैसे रेक्टम में पहुंचता है वो कौन सा रिफ्लेक्स जनरेट करता है, डेफिकेशन रिफ्लेक्स विच लीड टू ओपनिंग ऑफ स्फिंक्टर एंड डेफिकेशन टेक प्लेस। थैंक यू।